हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के इतिहास का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। आज हम लोग इस वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले के चैप्टर के सभी वीडियो जो है आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके इस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से जो है आपके लिए ये वीडियो लाते हैं। आपके एक शेयर से कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जो आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगे उसमें सही का चिन्ह लगाएं। यानी सबसे अच्छे जो आपको उत्तर लगते हैं उनको जो है आप चिन्ह लगाएं। जैसे पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है 1770 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, बम्बई में सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? तो बम्बई में सूती कपड़े मिलों की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो पहली जूट मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित हुई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की थी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है 1885 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1881 ईस्वी में। इसके बाद है रिक्त स्थानों को भरने वाला। मैंने भरने वाले जो वर्ड हैं उनको बोल्ड कर दिया है, इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ क्या भरा जाएगा। जैसे सन 1838 ईस्वी में तो यहाँ भरा जाएगा लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न है, सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी कानून, तो इसमें भरा जाएगा 1984 ईस्वी में पारित हुआ। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना, तो इसमें 1920 भरा जाएगा, 1920 ईस्वी में हुई। और पांचवा है प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की आयु एवं काम के घंटे को निश्चित किया गया। तो इस तरह से हमने भरने वाले जो हैं उनको देख लिया। अब है मिलान करने वाला। मिलान करने वाला जो है यहाँ दिया हुआ है, जैसे स्पिनिंग जेन्नी, फ्लाइंग शटल, पावर लूम, वास्प इंजन, स्पिनिंग म्यूल। तो स्पिनिंग जेन्नी जो है इसको मिलान किया जाएगा जेम्स हारग्रीव्स से, यानी अंगा से। तो यहाँ हमने उसके उत्तर दे दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कि 1 को अंगा से मिलाएंगे, 2 को घ से, 3 को ख से और 4 को ग से और 5 को क से। तो इस तरह से जो है आप इसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर, जिसके उत्तर जो है 20 शब्दों में देना है। जैसे पहला है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारण को बताएं। तो पहला यानी फैक्ट्री प्रणाली जो है उसका विकास क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे? तो 2 कारण ही बताना है। तो एक तो चीज़ है कि नए नए आविष्कार हुए, नए नए मशीनों के यंत्रों के आविष्कार हुए, जिसकी वजह से फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। और दूसरा है मानव की आवश्यकता। मानव की ज़रूरत जो थी वो उस समय ज़्यादा थी और ज़रूरत के हिसाब से
जो है सामान बनते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से डिमांड होती है उसी तरह की सप्लाई शुरू हो जाती है और इस सप्लाई की वजह से जो है फैक्ट्री प्रणाली को जो है बल मिला। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। इनको जो है मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। तो चलते हैं देखते हैं। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योगों में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ, जिसमें एक था पूंजीपति वर्ग, दूसरा था बुर्जुआ वर्ग जिसको मध्यम वर्ग कहा गया, और तीसरा मजदूर वर्ग। तो 3 वर्ग हो गए, एक तो पूंजीपति हो गया, दूसरा जो है बुर्जुआ वर्ग हो गया और तीसरा मजदूर वर्ग हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग भारतीय हस्तकला एवं शिल्प कला उद्योग थे। यहाँ हमने शॉर्ट में दे दिया है, आप इस तरह से लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योगों में भारतीय हस्तकला एवं शिल्प कला उद्योग थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत के जो कुटीर उद्योग थे वो बंद होने की कगार पर पहुंच गए, जिसे इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी है। यानी जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ जो है फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, कल कारखाने यहाँ जो है बड़े बड़े बनने लगे, तो छोटे छोटे जो कुटीर धंधे भारत के घरों में चलते थे वो बंद होने लगे और इसे ही निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई है। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा व्यापार के वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना। यानी इस आयोग की नियुक्ति जो है 1916 में की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ऐसे उद्योग जिनको आर्थिक सहायता दी जाए उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए। चलते हैं अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर और देखते हैं इसके प्रश्न और लिखेंगे इसके हल। पहला प्रश्न है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि के साथ साथ नई नई मशीनों का उपयोग करके कल कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो इससे जाहिर सी बात है कि जब फैक्ट्री लगेगी, उत्पादन होगा, वह वस्तुएं बिकेंगी, तो आर्थिक स्थिति से जो है हम मजबूत होंगे और जब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो हमारे रहन सहन समाज में परिवर्तन आएगा और इन परिवर्तन से हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति आएगी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया है। उत्तर लिखेंगे साधारणतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि मशीनों को संचालित करने के लिए कम संख्या में एवं विशेष मजदूर की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर औद्योगिकरण की वजह से जो है उत्पादन जो है अब मशीनों से होने लगा, तो मशीनों से कम समय में ज़्यादा उत्पादन होता है और ऐसी स्थिति में उसी उत्पादन को करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा जो है लोगों की ज़रूरत होती थी। तो एक तरह से कहा जा सके कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप जो मजदूर थे उनके रोजगार छिन गए। तीसरा प्रश्न है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। उत्तर लिखेंगे औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति दयनीय होती गई, जिससे वे सुविधाविहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए, जिसे स्लम कहा जाने लगा। यानी वे ऐसा स्थान जहां एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही मुश्किल में वहां के मजदूर रह रहे हों, उनको स्लम कहा जाता है। इसमें जो घर हुआ करते थे वो चौल की तरह होते थे और उस चौलों में किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं थी, न तो रोशनी की सुविधा थी न पानी की सुविधा थी। तो एक तरह से कहा जाए कि मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और इस वजह से वे स्लम पद्धति के तहत रहने को मजबूर हुए। चौथा प्रश्न है कि न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई और कहा गया
कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना गुजारा न कर सके बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वो अपनी कुशलता को भी बनाए रख सके। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मालिक जो हुआ करते थे मजदूरों का शोषण करते थे, उनसे 14 घंटे 16 घंटे काम लेते थे और उन्हें जो उनके मजदूरी थी वो बहुत कम दिया करते थे, वो भी सही समय पर नहीं दिया करते थे। तो इससे मजदूरों की स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 1948 ईस्वी में ये तय किया गया कि उनके लिए कुछ न्यूनतम मजदूरी रखी जाए और वो न्यूनतम मजदूरी ऐसी हो जिससे वे केवल खा पी ना सके बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो, ताकि वो अपनी कुशलता को भी बरकरार रख सके। कुशलता को बरकरार रखने का मतलब ये हुआ कि वे अपने जो अंदर उनमें क्वालिटी है उसको वे बरकरार रखें, उसको बनाए रख सके। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी कुशलता या आपकी मेहनत के अनुसार आपको जो है उसका जो रिटर्न नहीं मिलेगा तो अब जाहिर सी बात है कि मन लगा करके काम नहीं करेंगे और इससे होगा ये कि आपकी कार्यशीलता या कार्य क्षमता में जो है रोज़ कमी आएगी और एक टाइम आएगा जब आप अपनी कुशलता को ही खो देंगे। तो इसलिए ये तय किया गया ताकि अपनी कुशलता को लोग बरकरार रख सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। तो कोयला एवं लोहा दोनों को औद्योगिकरण प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि कोयला ईंधन की ज़रूरत को पूरा करता है और लोहा मशीनों के निर्माण में काम आता है और कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता। अतः कोयला एवं लौह उद्योग औद्योगिकरण को गति को तीव्रता प्रदान करता है। जाहिर सी बात है कि कोयला और लोहा जो है इसको प्राथमिक आवश्यकता में गिना जाता है उद्योगों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहाँ उद्योगों में बड़े बड़े मशीन बनाए जाते हैं, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वे मशीनें जो हैं लोहे की ही बनी होती है और दूसरी तरफ फिर उन मशीनों को चलाने के लिए हमें जो कोयले की है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों को अगर हम निकाल दें तो उद्योग का कल्पना करना ही संभव नहीं है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कोयला और लोहा जो है उद्योग को गति प्रदान करता है। तो इस तरह से हमने जो है इसके प्रश्नोत्तरों को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही आप हमें सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहें। धन्यवाद।